हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मॉडर्न सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो का जो हमारा मेन थीम होगा वो होगा एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि कैसे जो ब्रिटिश हैं वो बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज़ को हराएंगे, बैटल ऑफ बेदारा में डच को हराएंगे और फाइनली एक यूरोपियन पावर में वो एक सुप्रीम पावर बन के उभरेंगे। लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। एक और भी यूरोपियन पावर है जो टक्कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो डुप्लेक्स के अंडर में काफ़ी पावरफुल हो जाता है। डुप्लेक्स एक एम्बिशियस गवर्नर होता है, एक इम्परियलिस्टिक गवर्नर होता है जो चाहता है। देखो, पहले जितना भी ये सब जो कंपनी थे उनका मेन एम था सिर्फ ट्रेड करना, बट धीरे धीरे जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्लेक्स के अंडर में ये जो सिर्फ ट्रेड वाला था ना, वो चेंज होकर हो जाएगा, इंपीरियलिस्टिक एम भी हो जाता है, पॉलिटिकल कंट्रोल करने की बात हो जाती है कि अब पॉलिटिकल कंट्रोल भी करना है। और ये जो आइडिया होता है वो डुप्लेक्स का होता है। और पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए इसका जो सबसे मेन जो बोलते हैं टैक्टिक्स होता है वो होता है कि भाई आप यहाँ के जो नेटिव रूलर है जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना तो उसमें एक को साथ दो, जब वो जीतेगा तो उससे फिर टेरिटरी एज अ गिफ्ट मांग लो। ठीक है, तो ये उनका पॉलिसी होता है और यही जो स्ट्रैटेजी होता है उसको बाद में लॉर्ड क्लाइव भी अपनाएगा और ब्रिटिश हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सपैंड करेगा। तो जो सबसे फर्स्ट, देखो मैं इसमें बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये सब जो टॉपिक है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना होता है। ये कुछ कुछ आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो बस हम एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोग आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं और मुझे कमेंट करके फीडबैक दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ है? 1740-48 में। कार्नेटिक है क्या? जैसे हैदराबाद सब्सिडरी स्टेट है मुगल के अंडर में, उसी तरह से हैदराबाद के अंडर में कार्नेटिक एक सब्सिडरी स्टेट है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार होगा 1740-48 में, जहाँ पे बैटल ऑफ सेंट थोम भी होगा। उसमें ना नवाब ऑफ जो कार्नेटिक है उसको हरा देता है फ्रेंच का गवर्नर डुप्लेक्स। कार्नेटिक वार एक्चुअली हो रहा है ब्रिटिश के बीच और फ्रेंच के बीच, और इसका काउज है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। देखो, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। वही लड़ाई का नतीजा है कि भारत में भी फ्रांस और ब्रिटिश होते हैं, वो रहते हैं, तो वो दोनों भी लड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सुपीरियर लड़ रहा है एक दूसरे के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब इस लड़ाई में होता क्या है कि जो फ्रेंच है ना वो मद्रास को कैप्चर कर लेता है। मद्रास किसका था मैं ऑलरेडी बताया हूँ। देखो यहाँ पे देखो, फ्रांसिस बे को मद्रास राजा ऑफ चंद्रगिरी देते हैं, जहाँ पे वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाता है। देखो, सेंट जॉर्ज और ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, इनका इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो ये चीज़ भाई इनके हाथ से, ब्रिटिश के हाथ से इतना बड़ा सेंटर चला जाता है फ्रेंच के पास, तो इसके वजह से वो ट्रीटी करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल। इस ट्रीटी के थ्रू ये होता है कि मैं अभी बताया जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी ब्रिटिश फ्रेंच का कुछ टेरिटरी को कब्जा कर लेते हैं। तो एक्सला चापेल ट्रीटी के थ्रू एक्सचेंज होता है कि देखो तुम वहाँ वाला टेरिटरी ब्रिटिश तुम फ्रेंच को दो, और इंडिया में जो फ्रेंच तुम्हारा मद्रास वाला टेरिटरी लिया है वो तुमको दे देगा, बात बराबर। तो यही होता है, और यहाँ पे कार्नेटिक वार खत्म, फर्स्ट कार्नेटिक वार। फिर सेकंड कार्नेटिक वार है जो 1749 से लेके 54 के बीच में होता है। इसका काउज क्या होता है? तो इसका काउज है जो यहाँ के नेटिव रूलर है ना हैदराबाद के और कार्नेटिक के, वो अपने में ही लड़ जाते हैं। जैसे हैदराबाद में मुजफ्फर जंग है, ठीक है, और उसका एक अपोजिशन है, तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट डुप्लेक्स करता है और इसके अपोजिशन को ब्रिटिश करता है। उसी तरह से आरकोट में चंदा साहिब को सपोर्ट करता है कौन बताओ? चंदा साहिब को करता है फ्रेंच, और इसके अपोजिशन को करता है ब्रिटिश। तो देखो दोनों जगह पे फ्रेंच का जीत हो जाता है। दोनों जगह पे मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बैठा देगा हैदराबाद में और चंदा साहिब को बैठा देगा आरकोट में भाई। लेकिन यहाँ पे ना क्लाइव जो है, ब्रिटिश पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, लेकिन क्लाइव मेन टाइम पे आके अपना डिप्लोमेटिक और टैक्टिक्स लगा के ब्रिटिश को बचाएगा, किसी तरह ब्रिटिश को बचाएगा। और हीरो इसके बाद इसको हीरो ऑफ आरकोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश को बचाता है, ये आरकोट को बचाता है, ये बहुत ही डिप्लोमेटिकली यहाँ पे खेलता है। क्लाइव ब्रिटिश के कमांडर रहता है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो विक्ट्री फ्रेंच की ही होती है, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, और
ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ सेकंड कार्नेटिक वार का समाप्ति। थर्ड कार्नेटिक वार जो है वो 1758 टू 63 के बीच में होगा और इसका काउज है 7 ईयर वार, जो अगेन यूरोप में चल रहा है और उसी का एक्सटेंशन है कि इंडिया में भी ये दोनों फिर से लड़ जाएंगे। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वार है जो है बैटल ऑफ वांडीवास, 1760 में हुआ है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वार में पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगा। इस वार में फ्रेंच जो है पहले तो फ्रेंच का एक कमांडर है काउंट डे लैली, वो ब्रिटिश का फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेता है, लेकिन वार के लास्ट अंत होते होते फाइनली जो लैली है ना वो हार जाता है इंग्लिश कमांडर आयरेकूट के हाथ से और ये पूरा गेम चेंज कर देता है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा और फ्रेंच को ट्रीटी में बोला जाता है कि अब सिर्फ तुम पौंडीचेरी तक रहोगे और तुम्हारा सिर्फ काम होगा ट्रेड के अलावा तुम कोई भी एम्बिशन मत रखना, ना तुम्हें पॉलिटिकल अब कंट्रोल, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ पौंडीचेरी तक तुम समिट के रहो। और यही होता है। इस वार के बाद फ्रेंच का पौंडीचेरी तक समिट के रह जाएंगे और अब जो पूरा गेम होगा आगे चलेगा वो हम देखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा, ये सारा गेम अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो बैटल ऑफ वांडीवास के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे यूरोपियन पावर में इंडिया में सुप्रीम पावर बन के निकल जाता है। बैटल ऑफ, आपको 3 बैटल याद रखने हैं। बैटल ऑफ स्वाली जिसमें पोर्चुगीज को हराता है, बैटल ऑफ बेदारा डच को हराता है और बैटल ऑफ वांडीवास जिसमें किसको हरा रहा है, फ्रेंच को। तो इस 3 वार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सुप्रीम पावर, यूरोपियन सुप्रीम पावर बन के इंडिया में निकलेगा और बाद में ये इनफैक्ट पूरे इंडिया को 200 साल तक डोमिनेट करेगा। हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबा दें और अपना ध्यान रखें। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ है मेरे वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय।